नमस्कार। हमारे साथ हैं रमनीत सिंह मान जी, जो कि भारत माँ के सपूतों में जिनकी गिनती सबसे ऊपर आने वाले कुछ नामों में आती है। इन्हीं से बात करेंगे। आजकल आजकल जो बातचीत चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और जो माहौल चल रहा है दोस्ती का, उसी पर इनसे बात करेंगे। पहले भी अटल जी गए थे एक दोस्ती का पैगाम लेके इंडिया की तरफ से, और उनको धोखा मिला था करगिल में। इसी पर बात करेंगे मान साहब से। मान साहब, स्वागत है आपका हमारे शो में। ये बताइए कि इंडिया तो हर बार दोस्ती की बात करता है। खबर ये भी है 2018 में भी बातचीत चल रही थी, फिर उसके बाद पुलवामा अटैक हो गया, और वो लोग बड़े खुश होते हैं। वो लोग बड़े गर्व से बोलते हैं कि पुलवामा हमारी सक्सेस थी। तो इस बार फिर हम लोग बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, क्या क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? क्या हमें पाकिस्तान को ट्रस्ट करना चाहिए? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल और जय हिंद। देखिए रोहित जी, वी हैव हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री। मतलब आजादी से लेके और आज तक हमारा इतिहास ही एक बिलिजरेंस का, एक दुश्मनी का, एक झगड़े का रहा है पाकिस्तान के साथ। इसको हम जैसे आमतौर पे हम कहते हैं ना, एक खट्टा मीठा रिश्ता, तो ये हमारा कड़वा ही रिश्ता रहा है इनके साथ। हमारा ना कभी खट्टा हुआ ना कभी मीठा हुआ। पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी इंसेप्शन से, जब से पाकिस्तान बना है तब से इंसेप्शन से पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी रही है, जो आप इस्लाम में कह लीजिए अलतकिया है, या आप इनकी तरफ से कह लीजिए धोखेबाजी है। ये इनके थॉट प्रोसेस के अंदर, इनकी स्टेट क्राफ्ट के अंदर, इनकी स्टेट पॉलिसी के अंदर, इनकी डिफेंस पॉलिसी के अंदर, इनकी हर एक पॉलिसी के अंदर बिट्रेयल है, धोखेबाजी है। और वो धोखेबाजी ना सिर्फ इंडिया के साथ, ये धोखेबाजी अपने बंगालियों के साथ, ये धोखेबाजी अपने बलूचों के साथ, ये धोखेबाजी अपने सिंधियों के साथ, ये धोखेबाजी अपने आवाम के साथ जो इनको सपोर्ट करती है, जो इलेक्शंस में इनको वोट करती है, जो एक आम पाकिस्तानी है, एक नागरिक है, उसके साथ भी ये बिट्रेल करते हैं। मैंने बांग्लादेश की बात करी तो आप वो फेमस इंसिडेंट है ऑपरेशन सर्चलाइट, आपको पता होगा। आज बाय द वे ऑपरेशन सर्चलाइट की 50वीं वर्षगांठ है। आज 25 मार्च 2021 है, और 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्चलाइट किया गया था। याया ने कहा था, जनरल याया ने कहा था कि 30 लाख बंगालियों को मार दो और बाकी हमारे हाथ की तली से उठा के खाएंगे। किल 3 मिलियन ऑफ देम एंड द रेस्ट विल ईट फ्रॉम आवर हैंड्स। ये जनरल याया का एक प्लान था। उन्होंने पाकिस्तानी फौज को ये हुक्म दिए, और जनरल टिका खान, जिसको बुटर ऑफ बंगाल बोलते हैं, उसने इसको एग्जीक्यूट किया। और बड़े डिफरिंग से इसके अंदर फिगर्स हैं। अगर कोई आपका जो व्यूअर है या जितने लोग इस डिस्कशन को सुन रहे हैं, अगर आप ऑपरेशन सर्चलाइट 25 मार्च 1971 डाल के सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि कम से कम 20,000 से लेके 1.5 लाख बंगालियों को बांग्लादेश के अंदर एक रात को मार दिया गया था। ये बिट्रेयल ऑफ पाकिस्तान टू इट्स ओन पीपल, अपने खुद के सिटीजन्स के ऊपर इनकी फौज ने, इनकी एयरफोर्स ने, इनकी आर्टिलरी ने, इनकी आर्मड रेजिमेंट ने यूनिवर्सिटीज के अंदर जाके ढाका में टीचर्स को मारा, स्टूडेंट्स को मारा, छोटे छोटे बच्चों को मारा, औरतों को मारा। ये लोग इनके खून में शुमार है। आप इनके देखिए, प्रॉब्लम बड़ी मल्टी प्रोंग्ड है। इसको सिर्फ आप इस नजर से नहीं देख सकते कि इन्होंने सिर्फ इंडिया के साथ बिट्रेयल किया है। बलूचिस्तान में क्या, अकबर खान बुख्ती, अकबर खान बुख्ती को हेलीकॉप्टर गनशिप से मरवाया जनरल मुशर्रफ ने। आपने बात कही वाजपेयी साहब की, देयर इज अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। 93,000, अब मेरे को पता नहीं कि वो डिस्कशन क्या थी और शिमला एग्रीमेंट क्या सोच के किया और क्या उस नेगोशिएशन टेबल के ऊपर गिव एंड टेक्स थे, पर हमारे कुछ सैकड़ों, कुछ क्या मतलब कुछ सैकड़ों हमारे पीओडब्ल्यूज थे पाकिस्तान के पास, वो वापस नहीं लिए। हमारा जो ऑक्यूपाइड एरिया था पाकिस्तान के पास पीओके की शक्ल में, वो वापस नहीं लिया, और 93,000 दे दिए यहाँ से उनके जो सैनिक थे हमारे पास, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। अब बहुत सी चीजें रोहित जी, अपार्ट फ्रॉम ये जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर आप ऑपरेशन जिब्राल्टर की बात करेंगे, आप ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम की बात करेंगे, और आज भी जो पाकिस्तान कर रहा है वो ऑपरेशन टोपाज का एक हिस्सा है, लीड इंडिया बाय 1000 कट्स।
65 की जंग, 62 की चीन की जंग के बाद 65 की जंग, ये हमारे ऊपर मुसल्लत करी किसने? पाकिस्तानियों ने। तो इनके ऊपर फेथ करना, इनके ऊपर ट्रस्ट करना, इनके ऊपर एतबार करना, कारगिल है, मुंबई 26/11 है, उड़ी है, पठानकोट है, पुलवामा है, बहुत सारे इंसिडेंट्स है। दीज पीपल आर नॉट ट्रस्टवर्दी, ये भरोसे के काबिल नहीं है। इन्होंने अपनी आवाम को धोखा दिया है, इन्होंने अपने लोगों को मारा है, इन्होंने अपने जो शहरी हैं, सिटीजन हैं, अपने नागरिक हैं, उनको मारा है। ये बंगालियों से, कश्मीरियों से, बलोचियों से, सिंधियों से, पठानों से, सबसे दगा कर चुके हैं। इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर जाके अफगानों से दगा किया, इन्होंने CIA USA से दगा किया, इन्होंने सऊदी से दगा किया। आज इनकी क्यों नहीं बनती इनसे? ये 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 लोग हैं ऐसे, नाकाबिले एतबार है। राइट। तो ये वैसे वैसे तो जनरल बाजवा बोल चुके हैं कि हम लोगों को पीस टॉक्स करनी चाहिए और हम लोग बाकी इश्यूज, कश्मीर को हम लोग टॉक से हल कर सकते हैं। एक तरफ कश्मीर में टेरर, अभी भी DGP साहब का स्टेटमेंट है कि 200 टेररिस्ट कश्मीर में हैं और 250 वो उधर लाइन ऑफ कंट्रोल के पार हैं जो कि इंडिया में घुसना चाह रहे हैं। ऐसे टाइम पे वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम कश्मीर हल कर सकते हैं। वहां से टेररिस्ट बार बार आए जा रहे हैं और बात पीस की। देखिए, आप जम्मू कश्मीर के DGP साहब की बात कर रहे हैं कि उनका स्टेटमेंट है 200-250 लॉन्च पैड पे खड़े हैं, 200-250 आ लिए। मैं आपको इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान का एक उनका बयान बताता हूं। उन्होंने कहा था कि आज पाकिस्तान के अंदर 30 से 40 हजार दहशतगर्द मौजूद हैं। 30 से 40 हजार जो दहशतगर्द है वो कहां गए भाई? तुमने इंडिया के बॉर्डर पे खड़े कर रखे हैं, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे खड़े कर रखे हैं, ईरान के बॉर्डर पे खड़े कर रखे हैं, तुम उनको चाइना में भेजने की फिराक में हो, या वो तुम्हारे मुल्क के अंदर कत्लोगारत करने के लिए तुमने पैदा किया? उनका किया क्या? एक फॉलो होता है ना। देखिए, कभी भी कोई स्टेट्समैन कोई बात करता है, कोई मुल्क का प्रधानमंत्री हो, किसी मुल्क का राष्ट्रपति हो, कोई हेड ऑफ द नेशन हो, कोई स्टेट पॉलिटिकल हेड हो, चलो वो एक बयान देता है तो उस बयान का एक फॉलो अप क्वेश्चन आता है कि उसका क्या हुआ, उसके ऊपर आपने क्या किया। ये जो बातें हैं, मैं ये समझता हूं रोहित भाई के तुलसीदास जी की रामचरितमानस के अंदर एक 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 पंक्ति है जिसमें वो समुद्र के विषय में बात कर रहे हैं। जब रास्ता नहीं दिया समुद्र ने श्री राम को, तो श्री राम के संदर्भ में कह रहे हैं, विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीति। देखिए, हमारा इनका बहुत लंबे समय पहले 2003 में एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो गया था। उसको माना किसने? पाकिस्तान ने जब भी टेररिस्ट को पुश करना होता था तो कवर फायर देते थे। कवर फायर जब देते थे तो वो सीज फायर वायलेशन होता था। अब इनको ये पता लग गया कि साहब हम कवर फायर देते हैं, सीज फायर वायलेशन होता है। भारत की जो आर्मी है, जो इंडियन आर्मी है, भारत की जो फौज है, वो इतनी बुरी तरीके से रिटालिएट करती है, ऐसा मारती है, ऐसा पीटती है, ऐसा धोती है कि इनके शरीर के हर अंग से खून निकलता है और इनके इतनी भारी संख्या के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है और इनके वहां पे ह्यूमन लाइफ लॉस होता है पाकिस्तान आर्मी का। और उसके बाद FATF का ग्रे लिस्ट होना, अभी जून तक वो ग्रे लिस्ट में है, इनके ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ये सब ऑप्टिक्स है। अगर आप डिप्लोमेसी को समझते हैं, अगर आप पॉलिसीज को समझते हैं, रोहित, इट इज ऑल फॉर ऑप्टिक्स। ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए कि साहब अब देखो हम कितने पाक साफ हैं, हम दूध के धुले हैं, हम लोग तो शिवरात्रि के बाद जो है हम रुद्राभिषेक करके नहा के दूध दही और शहद सबसे हम बिल्कुल पवित्र हो गए, गंगा जल से नहा के आ गए। अरे नहीं भाई, नहीं। इट इज ऑल फॉर ऑप्टिक्स। ये वर्ल्ड कम्युनिटी को दिखाने के लिए किया जा रहा है कि साहब वी आर ट्राइंग एवरी पॉसिबल मेजर टू सिट डाउन विद इंडिया। हम भारत के साथ टेबल के ऊपर बैठ के भारत के साथ हम बात करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं। हम इस खित्ते के, आप एक बात बताइए, ये जनरल बाजवा ने जो बात की कि सेंट्रल एशिया का रूट खुल जाएगा अफगानिस्तान के रास्ते से भारत के सामान के लिए, ये ये जितनी बातें जनरल बाजवा ने करी, क्या ये बातें मुशर्रफ ने नहीं करी थी? क्या ये बातें पहले के इनके जर्नलों ने नहीं करी थी? ये जो बिट्रेयल है, इस बिट्रेयल की हिस्ट्री है पाकिस्तान आर्मी की खाकी वर्दी के पीछे।
ये सबसे पहले इन्होंने बिट्रे किया अपनी डेमोक्रेसी को, ठीक है। इन्होंने पीठ में खंजर मारा सबसे पहले अपने मुल्क की डेमोक्रेसी के। इन्होंने 35 साल फौजी हुक्मरानों ने पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की। उस वक्त ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसके पता नहीं कितने वॉल्यूम्स हैं अलग अलग, कि भाई उस समय में ये कॉन्स्टिट्यूशन और ये कॉन्स्टिट्यूशन और ये अमेंडमेंट, और देखिए ये दे हैड मेड अ मॉकरी, दे हैड मेड अ जोक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रंथ जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, हम वी हैव टू गो बाय द बुक, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। तो देर आर मेजर डिफरेंसेस। देखिए एक चीज मैं आपको और बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, पार्टीशन के वक्त ब्रिटिश इंडियन आर्मी में से ही पाकिस्तान आर्मी निकली, उसी में से इंडियन आर्मी निकली। एंड आज इंडियन आर्मी दुनिया की प्रोफेशनल फोर्सेस में से एक है, हाईली प्रोफेशनल, और इंडियन आर्मी के ऑपरेशंस हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। और वहीं पाकिस्तान आर्मी इज हाईली रेडिकलाइज्ड। ये जिहादी आर्मी है। जब इनकी आजादी हुई उस वक्त इनकी आर्मी का मोटो कुछ और था, आज इनका है जिहाद फी सबीलिल्लाह, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। दिस वाज नॉट देयर मोटो, ये उनका मोटो नहीं था, इन्होंने अपना मोटो चेंज किया आर्मी का। बिट्रेल की बात करते हैं, इनका कायदे आजम है मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उनकी वाइफ है फातिमा जिन्ना। फातिमा जिन्ना को इन्होंने गद्दार करार दिया, फातिमा जिन्ना को इन्होंने ट्रेटर बोला, ठीक है। और इनके जो अभी तथाकथित जो ये एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं या नोमेनक्लेचर कह लीजिए, आजाद कश्मीर बोलते हैं, उसका जो इन्हें प्राइम मिनिस्टर बना रखा है, राजा क्या नाम है उनका, कौन सा सरदार है वो, उनके ऊपर इन्होंने ट्रीजन का पर्चा दर्ज कर रखा है। कौन लोग हैं भाई ये दे आर जिहादीज। इनको एक कहते हैं कि मुल्क की फौज होती है, यहाँ पे फौज के पास एक मुल्क है। तो आप यू डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम देम। मैं अगेन आई रिपीट, आप जो मेरे से सवाल पूछ रहे हैं मैं आपको उनको वाजे तौर पर जवाब दे रहा हूं। अभी लेटेस्ट देख लो, अभी नवाज शरीफ साहब तो लंदन बैठे हुए हैं, अब मरियम नवाज को कहते हैं कि वी विल क्रश हर। अरे ये उनके मलिक है, जनरल मलिक है जो, हाँ, तो ये कहते हैं कि साहब हम वी विल क्रश हर। अरे भैया आप, ये बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूं कि आवाज उसकी कर्व कर देते अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान में वापस आ जाता। वो लंदन बैठा कम से कम बोल पा रहा है, चाहे सोशल मीडिया के रास्ते से अपनी बात पहुंचा रहा है लोगों तक। और अब उसकी बेटी को ये, अच्छा वो गलती करी इन्होंने, बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान में आके उनको मरवा दिया, असैसिनेट करवा दिया उसको। इसके पीछे कौन था? वर्दी थी, है ना। और इनके जो फादर थे बेनजीर भुट्टो के, उनको भी फांसी पे टांगा, उसके पीछे कौन था? उसके पीछे भी वर्दी थी। तो बिट्रेल, इनके ना बहुत सारे कारण है, बहुत सारे वजूहात हैं इनकी बिट्रेल के। मैं बताऊंगा आपको, आप एक आधा सवाल और कर ले, फिर मैं आपको बिट्रेल के रीजंस भी बताऊंगा क्या है। ओके। वैसे तो नारे भी लगते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। जहां तक बात ये कि जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना, उसकी उसका एक हाशिर सबको पता है, वो जेल जाएगा। ऐसा मेरे बहुत बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर दिखता है कि कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने और जेल ना गया हो। नवाज शरीफ भी गए, बेनजीर भुट्टो भी गई, उससे पहले जरदारी भी गए, और वो भी गए, क्या नाम है उसका, भुट्टो के फादर भी। जरदारी का सीन डिफरेंट था साहब। जरदारी प्राइम मिनिस्टर कब बना? ये तो जुल्फिकार अली भुट्टो को जेल में डाला, जेल में फांसी लटका दी। बेनजीर भुट्टो भी जेल में गई, नवाज शरीफ भी गए, ठीक है, और दूसरे भी कई लोग जेल गए। तो ये उनका एक इतिहास रहा है। जब ये लोग अपने सगे नहीं, तो इंडिया इन पे कितना ट्रस्ट कर सकता है? ये लोगों ने इन लोगों ने क्रॉस बॉर्डर फायरिंग भी कर रहे हैं, साथ में पुलवामा अटैक भी कराया, और दुनिया में ये दिखाते। क्या ये ऐसा नहीं है कि ये लोग डर गए हैं कहीं ना कहीं एफएटीएफ से, कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी से, इसलिए ये लोग बार बार बोल रहे हैं कि हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना, ताकि हम एफएटीएफ को दिखा पाए कि हम तो दोस्ती चाहते हैं, हम तो अमन पसंद लोग हैं। एक तरफ डैनियल पर्ल के मर्डर को छोड़ दिया जाता है, जिसको फांसी हुई थी उसको छोड़ दिया जाता है, ये भी नहीं कि उम्र कैद में बदली हो या कुछ, बरी किया गया। और दूसरी तरफ ये भी दिखाते हैं कि हम दोस्ती चाहते हैं, अमन चाहते हैं। देखिए एफएटीएफ का इंडिया के साथ पीस टॉक्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है। वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, पेरिस बेस्ड है वो,
और उन्होंने इनको कुछ 26 पॉइंट दे रखे हैं, उनमें से इनके कायदे से 2 पॉइंट तो बिल्कुल टच भी नहीं किए इन्होंने, और जो बाकी पॉइंट्स किए भी इन्होंने कवर, उनको इन्होंने बोला कि भी ये इनसफिशिएंट है। तो मेरे को लगता नहीं कि बहुत जल्दी से ये लोग इसमें से निकलेंगे। और आपका जो असेसमेंट है बिल्कुल ठीक है रोहित, कि इनके सिर पे आज डंडा है इकोनॉमिक कोलैप्स का। मैं पहले भी बोला था कि इस्लामाबाद कराकस बन जाएगा, पाकिस्तान वेनेजुएला बन जाएगा अगर ये लोग नहीं सुधरे तो। ये अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। अभी इन्होंने ऑप्टिक्स के लिए भी चाहे किया है, दोनों ने। पाकिस्तान का जो ऑफिशियल कह लीजिए प्राइम मिनिस्टर है, रूलर है इमरान खान, और जो रूलिंग बाय प्रॉक्सी है जनरल बाजवा, उन दोनों ने कहा है कि इंडिया विल हैव टू एक्सटेंड टेक द फर्स्ट स्टेप। क्यों लेंगे भैया फर्स्ट स्टेप? कितनी बार तो ले लिए फर्स्ट स्टेप, कभी 26/11, कभी पुलवामा, कभी पठानकोट, कभी करगिल। क्यों लेंगे फर्स्ट स्टेप भाई? आपने कुछ सिद्ध करना है, आप सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए। हाँ, अगर सीज फायर अगर इनिशिएट हुआ है, अगर सीज फायर निगोशिएट हुआ है, तो उसके पीछे भी तो आपके अपने वजूहात थे। तो अगर आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी को कुछ दिखाना है, और अगर आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अपने आप को साफ और पाक सिद्ध करना है, तो द ओनस इज अपॉन यू, द ओनस इज नॉट अपॉन इंडिया। ठीक। और अगर ये यूएन रेजोल्यूशन की बात करते हैं कश्मीर के ऊपर, वो पढ़ लो ना एक बार, उसमें लिखा क्या, ऑक्यूपाइंग फोर्स तो आप हो, खाली कर दो। आप नहीं करोगे खाली। तो ये बाय टॉक्स कहता है जनरल बाजवा की हम मुज़ाकरात के रास्ते से इसका हल निकालेंगे। बता दो, बता दो ना आप एक बार पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर आके बता दो कि भाई ये पॉइंटेड प्रोग्राम है, हम इंडिया के सामने ये प्रपोजल रखने जा रहे हैं। अगर आवाम में से किसी ने कुछ कहना है तो बता दो। ये तो कहते हैं हमारी शारक है, हमारा जेगुलर वेन है कश्मीर। तो तुम्हारी जेगुलर वेन तो कब की कटी हुई। और अगर कायदे से पूछो, अगर तुम बोलो तो हमने दबा रखी। और जो हिस्सा मैं बार बार दोहराता हूं, मैं रोहित भाई, लोग कहते हैं कि यार ये बड़ा रिटोरिक करता है रमनीक। मैं रिटोरिक नहीं करता, मैं बार बार दोहराता हूं कि ये हालात ऐसे बनते चलते जा रहे हैं कि इनके कब्जे में जो कश्मीर है, वो भी, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो भी इंडिया के साथ आके जुड़ेगा। हालात बन रहे हैं, मेरी जिंदगी में हो जाए, मेरे बच्चों की जिंदगी में हो जाए, कह नहीं सकते, पर इट विल डेफिनेटली रीयूनाइट विद इंडिया। इसके अंदर कोई किसी प्रकार का संदेह रखने की जरूरत नहीं है, कोई डाउट ना रखो। राइट, राइट, राइट। तो ये कश्मीर इंडिया से जरूर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। और मतलब ये बताया जाता है, आप एक फैक्ट ये भी है कि हजारों की संख्या में बच्चे कश्मीर के यूथ आकर के इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री ज्वाइन करते हैं। वही लोग एंटी टेरर ऑपरेशंस में शामिल होते हैं। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं, ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जम्मू कश्मीर पुलिस में जो कि टेररिस्ट से लड़ते हुए मारे गए हैं, जिनको हमारी गवर्नमेंट जिनका ख्याल रख रही है, उनकी फैमिली का ख्याल रख रही है। लेकिन ये लोग बार बार यही बोलते हैं कि आप यहाँ पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते हैं कश्मीर में, और जो कोई मर जाता है तो उसको झंडे में लपेटा जाता है। ये सारी चीजें, ये जो वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान से पैसा मिलता है, ये वो लोग हैं जो एक प्रोपेगेंडा करते हैं। तो कोई एक आप जवाब देना चाहेंगे कि हमारा कश्मीर जो है वो हमारे साथ है, पाकिस्तान को ऐसा जवाब देना चाहेंगे कि भाई आप अपना ध्यान रखिए ना, हमें क्यों, हमारे हमारे कश्मीर की ओर क्यों देख रहे हैं? मैं आपको और आपके रास्ते मैं पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तानियों को मैं एड्रेस भी नहीं करना चाहता। और रोहित भाई, आपको पता है जब आपने आज के टॉपिक से मेरे से बोला कि ये टॉपिक है, मैंने आपसे कहा था यार पाकिस्तान इतना इम्पोर्टेंट मुल्क नहीं है कि उसको हम बार बार बैठ के डिस्कस करें, हम अपनी जिंदगी के 20 मिनट आधा घंटा उसके ऊपर खराब करें। दे डोंट डिजर्व आवर टाइम। राइट। और ये बिट्रेल की बात आपने कही, तो मैंने कहा साहब अगर बिट्रेल की बात है तो लेट मी स्पेल इट आउट। और मैं कश्मीरियों को, मैं बलूचों को, मैं सिंधियों को और मैं पठानों को कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश में आज के दिन 50 साल पहले ऑपरेशन सर्चलाइट में बुचर ऑफ बंगाल जनरल टिका और जनरल याया ने जो वहां पे किया, उस दिन को आप याद कीजिए। एक दिन यही हाल पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हर उस गैर पंजाबी, गैर सुन्नी मुसलमान का ये करेंगे जो इन्होंने बंगालियों के साथ किया। बिट्रेयल इन्होंने अपने मुल्क के साथ, अपनी खुद की आवाम के साथ किया। कश्मीर में अगर कत्लो गारत हो रही है तो उस कत्लो गारत के पीछे कौन है? हथियार देने वाला कौन है? बंदूक देने वाला कौन है? पैसा देने वाला कौन है? वो ड्रग देने वाला कौन है? वो मॉरल सपोर्ट देने वाला कौन है? वो पाकिस्तानी है। और कितने पाकिस्तानी उसमें मरे वो बता दीजिए। कश्मीर का बच्चा मरता है, या हिंदुस्तान की फौज का सैनिक मरता है, या एक आम हिंदुस्तानी शहरी मरता है उनकी बंदूकों से। वो तो वहां से बैठे पैसा दे रहे हैं, असला दे रहे हैं, और हम आपस में लड़ रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को। और पर अब मैं बताऊं,
कि 5 अगस्त के बाद अब वो चीज बदल गई है, अब तब्दीली आ गई है। डेवलपमेंट का बेनिफिट क्या होता है? डेवलपमेंट के पेड़ को जब, वो कहते हैं विकास के पेड़ को जब फल लगते हैं ना, तो उसका स्वाद सारी दुनिया चखती है। अब धीरे धीरे जैसे ही वहां पे प्रोग्रेशन हो रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि इतने साल क्या यहाँ के हुक्मरानों ने, चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, इन लोगों ने किस तरीके से मूर्ख और बेवकूफ बना के इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल किया कश्मीर में। बलोचों के साथ क्या हो रहा है? निरंतर आज भी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में कहीं ना कहीं बैठ के इत्तेहाज हो रहे होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हो रही होती हैं। किस लिए? कि जो बलोच मिसिंग है, मिसिंग पर्सन, वो कहां गए? मार दिए, उठा के जमीन में गाड़ दिए। ऑपरेशन सर्चलाइट वॉज कॉल्ड अ फाइनल सोल्यूशन। अभी इनके हाथ में बहुत कुछ नहीं है। इनके हाथ में जिस तरह बांग्लादेश इनकी मुट्ठी के नीचे था, वैसे होगा जिस दिन एक ऑपरेशन सर्चलाइट ये कश्मीर में चला देंगे, मकबूजा कश्मीर में। एक ऑपरेशन सर्चलाइट ये बलूचिस्तान में, सिंध में चला देंगे। जो इनके खिलाफ आवाज बुलंद करेगा, ये कहते हैं कि कश्मीरियों के पास राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, तो बंगालियों के पास राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं था क्या? ऑपरेशन सर्चलाइट में क्यों आपने 1.5-2 लाख बंगाली मार दिए एक रात में? एक रात में क्यों मार दिए? कश्मीर के अंदर कौन सा ऑपरेशन सर्चलाइट हुआ, आप मुझे बता दीजिए। एक इक्विवेलेंट दिखा दीजिए, कभी ऐसा हुआ? हमेशा टेररिस्ट को सरेंडर करवा के मेन स्ट्रीम में लाने की बात करी, चाहे वो इंडिया की पॉलिटी हो, चाहे वो इंडियन आर्मी का एक रूल और प्रिंसिपल। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि पाकिस्तान के अंदर ये बिट्रेयल की आदत क्यों है, ये धोखेबाजी की आदत क्यों है, ये पीठ में चूड़ा घोंपने की आदत क्यों है। उसके पीछे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, उसके पीछे बड़ी इंपॉर्टेंट वजूहात हैं। इनका अपना आइडेंटिटी क्राइसिस। पाकिस्तानियों को आज ये नहीं पता कि ये लोग कौन हैं। ये एक टाइम पे रहे बौद्ध, एक टाइम पे रहे हिंदू, एक टाइम पे रहे सिख, जिनको या कहते हैं ना 4 तरीके होते हैं, शौक नाल, प्यार नाल, लालच या डंडे नाल। इनको लालच से, डंडे से, इनको मार मार के, इनको पीट पीट के इनको मुसलमान बनाया गया। ये वो डरपोक हिंदू हैं, ये वो डरपोक सिख हैं, ये वो डरपोक बौद्ध हैं, जिन्होंने अपना ओरिजिनल धर्म, अपना ओरिजिनल रिलीजन छोड़ के इन्होंने इस्लाम कबूल किया, तलवार की नोक पे किया, पैसे के लालच में किया, जमीन जायदाद के लालच में किया। आज ये कहते हैं कि साहब हम हिंदुस्तान पे राज करते थे। अरे कहां राज करते थे भाई तुम हिंदुस्तान के ऊपर? तुम्हारे को तो पीट पीट के वहां से घोड़ों पे बैठ के आए हुए मुगलों ने और दूसरों ने तुम्हारे को आके यहाँ पे मुसलमान किया। मैं एक एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, उनके सिर पे भी खेती नहीं है आपकी तरह। उनसे एक दिन बात हो रही थी, कहने लगे वी हैव रिवर्टेड टू इस्लाम। मगर रिवर्टेड टू इस्लाम, मगर इतनी बड़ी गलतफहमी, इस्लाम मौजूद कहां था भाई? तुम कहते हो हम रिवर्ट, आप बोलो कन्वर्ट हुए। रिवर्ट का क्या मतलब होता है? ये इतनी डिनाइल के अंदर है। और बताता हूं, पाकिस्तान के अंदर कुछ मुसलमान हैं जो जट सिख हुआ करते थे, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारों के साथ आपका मेरा इंटरेक्शन होता रहा है। तो अगर आप हिस्टोरिकली जट के पीछे जाएंगे, तो भगवान शिव की जटा में से उत्पत्ति हुई थी। जब पार्वती जी ने उस हवन कुंड में अपनी आहुति दे दी थी, जब भगवान शिव को उनके पिता ने आमंत्रित नहीं किया था, तो वो जटा में से जट की उत्पत्ति हुई थी। जाट या जट उनकी जटा से निकले हैं। तो तुम मोहम्मद साहब के कौन से स्थान विशेष के बाल में से पैदा हुए थे जो तुम जट हो? तो तुम पुराने हिंदू ही तो तुम पुराने सिख ही। राइट। इनको ये बेसिकली क्या है, इनका डीएनए है हिंदुस्तानी, इंडियन। ये 1947 के बाद एक मुल्क बना पाकिस्तान, बट मुल्क बनने से नई नस्ल पैदा नहीं होती, नया डीएनए नहीं पैदा होता। डीएनए रोहित वही रहता है। अब इनकी ब्रेन वॉशिंग गुज़श्ता 70-74 सालों में इनकी ब्रेन वॉशिंग इस कदर हो रखी है, इनको झूठ पढ़ाया गया, इनको झूठ सिखाया गया, इतना झूठ पढ़ा दिया कि उसी को सच मानते हैं। जब तक एक पाकिस्तानी ओपन माइंड से पाकिस्तान से बाहर निकल के वाकई में रिसर्च ना करे, उसको ये इस बात के ऊपर उनको यकीन नहीं होता कि हमारे बाप दादा, ये बड़े फख्र से कहते हैं कि जी हम तो चिब राजपूत हैं। अरे कटोच होते हैं चिब राजपूत, ठीक? ये कहते हैं हम जट हैं। अरे जट सरदार होते हैं, ठीक है? तो ये कहते हैं हम रिवर्टेड टू, अरे कौन सा रिवर्जन भाई?
रिवर्ट तुम कर सकते हो तो तुम हिंदू बन सकते हो, रिवर्ट तुम करोगे तो तुम सिख बनोगे, या सिंध के इलाके में जो रिवर्ट करेंगे वो बौद्ध बनेंगे। वो होता है रिवर्सल। तुम कन्वर्ट हुए थे। ये इस चीज के अंदर उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है, अपने डीएनए को, अपनी ब्लड लाइन को, अपनी रिलीजियस हिस्ट्री को, और अपनी जो तारीख है एज इट वर, उसको लेके डिनायल में है। इनके अंदर कहीं ना कहीं एक गिल्टी कॉन्शियस है, इनके अंदर कहीं ना कहीं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये दिखाते हैं साहब हम बड़े बहादुर हैं भैया। तुम पीछे चलो और उन वजूहात के पीछे जाओ कि तुम लोग क्यों कन्वर्ट हुए, तुम्हारे को पता लग जाएगा कि तुम्हारा जो ब्लड लाइन है वो कितना दिलेरी का ब्लड लाइन है। और आज भी ये जो बिट्रेयल है ना, ये बिट्रेयल इसलिए है कि ये लोग डिनायल में है। इनको एतबार नहीं होता कि हमारे दादा फौत कहते हैं, जो बाप दादा है इनके, वो बुजदिल थे, या वो दे कुड नॉट स्टैंड अप टू देयर धर्म, या सैक्रिफाइसेस नहीं दिए उन्होंने, कुर्बानी नहीं दी अपने मुल्क के लिए, अपने मजहब के लिए। और फिर एक रिलीजियस आइडेंटिटी को लेके इन्होंने कहा कि साहब हमारे को मुल्क अलग चाहिए। अब मुल्क अलग चाहिए, तुमको मिल गया मुल्क 47 में, चलाओ, हमसे बात क्यों करनी है? हमारे को सेंट्रल एशिया का रास्ता तुम्हारे रास्ते से नहीं चाहिए। ठीक है। जब जब पाइपलाइन की बात हुई, इंडिया पाकिस्तान ईरान आईपीआई पाइपलाइन की बात हुई, इन लोगों ने टांगे अड़ाई। जब टर्की से पाइपलाइन की बात हुई, तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन की बात हुई, इन लोगों ने टांग अड़ाई, अफगानिस्तान से जो आनी थी। जब इंडिया ने एमएफएन का इनको स्टेटस दिया, इन्होंने रेसिप्रोकेट नहीं किया। जितनी बार इनसे मुज़ाकरात की, डायलॉग किया, बात करी, उतनी बार उन्होंने बैकस्टैब किया। नहीं जरूरत भैया तुम्हारी, तुम्हारे मुल्क की जरूरत दुनिया को नहीं है। नोबडी वांट्स यू। अब एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में से निकलना है, अपनी इकोनॉमी को संभालना है, क्योंकि फौज को पता है अगर यही कुछ चलता रहा और साल 2 साल बाद इनको या तो आर्मी का साइज कट डाउन करना पड़ेगा, या जैसे अभी इन्होंने आर्मी का बजट कट डाउन किया, इनको दोबारा बजट कट डाउन करना पड़ेगा। तो ये एक्सप्लॉइटेशन विद इन द कंट्री, बैक स्टैबिंग विद इन द कंट्री, एंड हेलो, हाँ जी बोलते रहिए सर। या बैक स्टैबिंग द कंट्री और बैक स्टैबिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी, आप लोगों का तो यही काम रहा है। आप लोगों ने और किया क्या इतने साल? अभी लेटेस्ट है मुल्तान के अंदर, ये करीबन डीएचए एक और नया बना रहे हैं। डीएचए 2 लाख आम के पेड़ काट के वहां पे डीएचए बना रही है पाकिस्तान आर्मी। उधर की इकोलॉजी का, उधर के एनवायरनमेंट का इनको पता नहीं, वो एक अलग चीज है। पर 2 लाख पेड़ के ऊपर जो आम लगते थे वो एक्सपोर्ट होते थे। मुल्तान का आम बड़ा मशहूर है, बिकता था। लोकल इकोनॉमी का इनको नहीं है। उन्होंने बस वहां पे फौजियों के लिए प्लॉट काटने, डीएचए करना है, उन्होंने पैसे कमाने। ये इनकी सोच है। पेड़ काटेंगे आम के, उनको लकड़ी का पैसा मिलेगा, बाद में प्लॉट काटेंगे, उनकी जेब में पैसा आएगा। बेच रहे हैं पाकिस्तान को, अपने मुल्क को बेच रहे हैं, अपने मुल्क की आवाम की इकोनॉमी को बेच रहे हैं। उनके जो उससे पैसा जनरेट होता था वो नहीं होगा। बस इनकी तो अपनी जेबें भरनी है। खाकी वर्दी के अंदर 4 पॉकेटें ऊपर है, 4 पीछे है, नीचे है, उन्होंने बस अपनी 8 पॉकेटें भरनी। कोई काम नहीं है इनको भाई, कोई काम नहीं है इनको। राइट। एक फाइनल क्वेश्चन था मान साहब आपसे। ये जो पाकिस्तानी आर्मी कोशिश कर रही है बलूचियों को मारना, सिंधियों को परेशान करना, अब तो खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि वो आजादी चाहते हैं, उन्हें भी पश्तूनों को भी इतना एलिनेट कर दिया गया है। ये पाकिस्तानी आर्मी चाह क्या रही है और इसको इससे फायदा क्या होता है? देखो रोहित भाई, आई हैव वेरी सीरियस ऑब्जेक्शन टू योर क्वेश्चन। आपने सवाल गलत पूछा है। आपने ये कहा है कि पाकिस्तान आर्मी कोशिश कर रही है। कोशिश नहीं कर रही है, कर रहे हैं। ये मार रहे हैं बलूचों को, ये सिंधियों को, ये पख्तून मार रहे हैं। इसमें कोई डाउट मत रखना आप, कोई डाउट मत रखना। देखो, पठान के लिए सबसे पहले उसकी ट्राइब यानी कि उसका कबीला, सबसे पहले उसकी कबीले की प्राइड, उसके कबीले की इज्जत और उसकी कबीले की आइडेंटिटी, पठान के लिए सबसे पहले वो है। नंबर 2 पे है पठान के लिए उसकी जमीन, जहां पे वो बैठा है, उसकी जमीन। और नंबर 3 पे है उसके लिए उसका मजहब। कहते साहब कबीला हमारा है, जमीन हमारी है, मजहब एडॉप्टेड है। पठान बोलते हैं इस बात को, हमारा एडॉप्टेड मजहब है इस्लाम। और मुल्क की आइडेंटिटी को वो आइडेंटिफाई नहीं करते पठान। खत्म बात। तो लिंग्विस्टिकली, कल्चरली या और किसी पैरामीटर के ऊपर ये जो पाकिस्तान की हुकूमत है, जो कयादत है या इनकी फौज है, उनके साथ पठानों का कोई मेल नहीं खाता।
पठान बड़े जिसे कहते हैं ना जुबान के पक्के के किस्म के लोग हैं और बड़े अलग किस्म की कौम है पठान। वो एक अलग बात है कि एक वक्त पे हरि सिंह नलवा ने इन सबको सलवारें पहना दी थी। उनको ये पता था कि औरतों के ऊपर हरि सिंह नलवा अटैक नहीं करता, उनकी फौज औरतों को मारती नहीं, तो इन सब ने सलवार कमीजें पहनी थी। और आज बहुत प्राउड पाकिस्तान के जो पाक रेंजर्स हैं, जो हमारे बीएसएफ का इक्विवेलेंट है, उनकी वर्दी सलवार कमीज है, इनकी नेशनल ड्रेस सलवार कमीज है। तो ये एक चीज अलग है। पर दूसरा, जो बलोच हैं, बलोचिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है और कुछ हिस्सा ईरान में भी है। बलोचिस्तान का भी यही है कि कल्चरली, लिंग्विस्टिकली इनका पाकिस्तान जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं या जो हुक्मरान हैं या जो बाय प्रॉक्सी या बाय डिफॉल्ट रन करते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान आर्मी, उनके साथ इनका कोई मेल नहीं खाता, ना सिंधियों का। कहानी क्या है कि पाकिस्तानी की जो पहचान है इनकी नजर से, वो पंजाबी सुन्नी मुस्लिम होना ही एक गारंटी है आपके पाकिस्तानी होने की। यही कारण था कि इनके जो कायदे आजम हैं, वो जब बांग्लादेश गए, जो अभी मौजूदा बांग्लादेश, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान गए, तो उन्होंने एक तकरीर में, एक भाषण में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अगर कोई ऑफिशियल लैंग्वेज होगी तो वो सिर्फ उर्दू होगी। और ये तकरीर बाय द वे उन्होंने अंग्रेजी में दी थी। ये बात इन्होंने कायदे आजम ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने बांग्लादेश में ढाका में खड़े होके इंग्लिश में कहा था, इफ देयर विल बी एनी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान दैट अलोन विल बी उर्दू। तो वहां बैठे बंगालियों को पहले तो समझ में नहीं आया, बाद में बताया गया कि तुम्हारी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी तुम्हारे से छीन ली जाएगी। तो बंगाली जो है वो उर्दू से बहुत पुरानी लैंग्वेज है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेजेस, बंगाली। तो लिंग्विस्टिकली जो प्रॉब्लम बंगाल में थी, वही प्रॉब्लम आज केपीके में है। इसको पहले फाटा कहते थे, अब केपीके, खैबर पख्तूनख्वा। और बलूचिस्तान में, सिंध में, इनके 4 तो प्रोविंस है मेरे भाई। एक बलूचिस्तान है, एक सिंध है, एक पंजाब है, एक केपीके कह लो आप। और उसी के अंदर इनकी आपस में इखलाकी नहीं है, बेखलाकी है। तो पंजाब, आप पाकिस्तान को एक वर्ड में समझना चाहो तो ये कंफ्यूज पंजाबी हैं। इनको ये नहीं पता, क्योंकि इनके लिए जो बड़े वडेरे हैं इनके या जमींदार हैं इनके, जो पंजाबी सुन्नी मुस्लिम है, वो सुपीरियर है, वो सुपीरियर रहेंगे। उनके लिए एवरीबडी एल्स इन पाकिस्तान इज अ सेकंड ग्रेड सिटीजन। सिंधी हो उसका मखौल उड़ाते हैं, पठान हो उनका मखौल उड़ाते हैं, बलूचिस्तानियों को तो ये उड़ाई देते हैं। तो इन लोगों के अंदर ये दिक्कत है बहुत भारी। विद इन देयर कंट्री दे हैव अ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। और जब ये अपने इतिहास में, अपनी हिस्ट्री में जाए, उसको वास्तव में अच्छे से खंगालेंगे, देखेंगे, तो इनके अंदर सिवाय इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के और कुछ नहीं आएगा। इन्होंने एक चीज को बहुत कस के पकड़ा हुआ है, वो है इस्लाम। इनको लगता है कि साहब, हम अगर जो हमारी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, इसको हम पकड़ लें, और बहुत से और 50, 52, 54 इस्लामिक मुमालिक हैं, हम उनके अंदर अगर अपने आप को एज अ पावरफुल प्लेयर पोर्ट्रे करें, देन पाकिस्तान विल बिकम अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। पर इनको ये रियलाइज नहीं होता कि इनसे पुराने और असली वाले जो मुस्लिम है, जो अरब में बैठे हैं, वो इनको नजदीक नहीं आने देंगे। इन्होंने कोशिश करी थी एक इस्लामिक चैनल लॉन्च करेंगे, वो लॉन्च नहीं हुआ। इनसे एक टीवी चैनल नहीं चलता भाई, ये लोग क्या मुल्क चलाएंगे? सब कहने की बातें हैं रोहित भाई। आई पर्सनली फील कि इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। मैं हर बार, जितनी बार मैं पाकिस्तानी जो मेरे को जर्नलिस्ट वन ऑन वन के लिए बुलाते हैं, उनको कहता हूं कि यू विल हैव टू री रीड, री राइट एंड री एजुकेट योर पीपल अबाउट योर हिस्ट्री। आपको अपना इतिहास दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा लिखना पड़ेगा, और आपको जो इतिहास सच्चा और असली है वो बताना पड़ेगा। जब तक आप डिनाइल में रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दुनिया के ऊपर 1 डिग्री टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता भाई, पाकिस्तान के होने या ना होने से। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात यानी कि डायलॉग होने ना होने से हिंदुस्तान को 1% फर्क नहीं पड़ता। ऑफिशियल गवर्नमेंट बयान आएगा, यस वी वांट पीस, यस वी वांट स्टेबिलिटी, ये सब चीजें अच्छी हैं, बट पीस एंड स्टेबिलिटी अब पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है। वो पीस विद पाकिस्तान इंडिया के लिए इसलिए जरूरी है कि जो हमारे बॉर्डर एरियाज के अंदर सिटीजन हैं या हमारी फौजें हैं, जो हमारे सैनिक बॉर्डरों के ऊपर बैठे हैं,
उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमारे को पाकिस्तान की ना तो जरूरत है, हाँ पाकिस्तान को अलबत्ता हमारी जरूरत जरूर है। इनके मोहम्मद अहमद सर, वो पेटा के चेयरमैन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो इनका वो है, उसके उन्हें कहा था कि कॉटन यार्न इंडिया से हमारे को अर्जेंटली चाहिए। इनके वो हम टमाटर बोलते हैं, ये टमाटर बोलते हैं, इनके टमाटर हो जाते हैं वहां पे भाई साहब 200 रुपए किलो। प्याज इनके आंसू निकलवाते हैं। इनको हमसे बहुत कुछ चाहिए, हमको हमको हो सकता है इनसे कुछ चाहिए हो, पर वो हमारी मजबूरी नहीं है। डायलॉग विद पाकिस्तान इज नॉट आर मजबूरी, हमारी मजबूरी नहीं। और इनकी आज मजबूरी जरूर है, पर इनका ईगो इतना बड़ा है, इनका ईगो इतना बड़ा, ये अभी भी कहते हैं। बाजवा साहब ने ये जो नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग एनएसडी हुआ है इनका इस्लामाबाद में, उससे पहले उन्होंने कहा था कि वी मस्ट एक्सटेंड आवर हैंड इन ऑल डायरेक्शंस फॉर पीस। हमारे को सब दिशाओं में, पहले तो तुमने सब दिशाओं में चाकू, गोली, बंदूक, बम, बारूद तुमने लगाया। तुम्हारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है वो कहते हैं कि हमने शब बारात को छोड़ने के लिए नहीं बनाया एटमी बम। आपके जो अभी इंटीरियर मिनिस्टर है शाह महमूद कुरैशी, वो कहते हैं कि हमारे पाव पाव के, पौने पौने किलो के, डेढ़ किलो के बम हमारे पास। यार लोग, ये इनकी मेंटालिटी है, इनका माइंडसेट है। वो पंजाबी कहते हैं ना, गलता करांगे पर लत उत्ते रखनी है। मतलब ये अभी भी इनकी कोशिश, हम टांग ऊपर रख के बात करें, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। जो आपकी जगह है, जो आपका प्लेस है, आपकी इकोनॉमी, यू आर पुअर देन श्रीलंका। आप बांग्लादेश से गरीब है। 50 साल अभी होने हैं, 50 साल पहले बने मुल्क से आप गरीब है। और वो आप कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ। ये मतलब ये इनको ना एक रियलिटी चेक की बहुत जरूरत है। राइट। रमनीक मान साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें बहुत डिटेल में पाकिस्तान की असलियत बताई। और आपके जो फैंस हैं इस समय हमारे साथ ऑनलाइन हैं, वो आपको बहुत बहुत थैंक यू बोल रहे हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि आप बाजी आपकी जय एंड दिस एंड दैट। आपको अपने फैंस का इतना ही प्यार मिलता रहे, और बस हम तो यही चाहेंगे कि आप भारत माता की सेवा में लगे रहें। आपके फैंस आपको इतना प्यार करते हैं कि वो लोग सब कुछ छोड़ करके आपका इंटरव्यू देखने आ गए, एक भारी संख्या में आए। बस मैं ये दुआ करता हूं कि आप भारत माता की सेवा में लगे रहें। हम लोग आप सब आपके साथ हैं, और आपके एक आवाज पे आपके साथ हैं। अभी के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद।